सखी सहेली कार्यक्रम में सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं और प्यारी बुआ का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार और नेहा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद तुम्हें। तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। रख लो पॉकेट में। हाँ बिल्कुल रख लिया हमने पॉकेट में। दूसरे वाले के लिए आप मुझे जाते जाते दे दीजिएगा। हाँ। 2 पॉकेट है मेरी। अब तुम जैसा करोगी वही मिलेगा, देख लेना तुम। जो कार्यक्रम में करोगी वही मिलेगा। अब तो तारीफ सुनने के लिए कॉलर वाला कपड़ा भी पहन के आए कि हम कॉलर ऐसे ऊपर ऊंची कर लेंगे। चलो ठीक है भाई, जो दोस्त हमारे नहीं देख पा रहे हैं उन्हें हम बता दे रहे हैं कि ये कॉलर वाला कपड़ा पहन के आई हैं आज नेहा बिटिया। और नेहा बिटिया अपने कॉलर वाले कुर्ते के साथ और क्या क्या लेकर आई हैं? घुमाओगी कहाँ तुम, ये पहले ये तो बताओ। घुमाएंगे कहाँ? मुंबई घुमाएंगे। हम सोच रहे हैं कि मुंबई हम तो सोच रहे हैं कि विविधपुरा चलेंगे आज। बिल्कुल, हम तो यही सोच रहे थे कि सबको लेकर आज विविधपुरा चलेंगे। तो विविधपुरा जाते जाते या तो मुंबई चलेंगे या मुंबई से होते होते विविधपुरा चलेंगे। अच्छा तो ठीक है, हमारे श्रोता लिखकर भेजे कि विविधपुरा घूमना चाहते हैं या मुंबई, है ना। और भाई आज जो है ना खास दिवस तो है। आज विश्व युवा कौशल दिवस है। यानी कि नेहा का दिन है, नेहा बिटिया का दिन है। लेकिन वही ऐसा है ना कि हमारा भी दिन है भाई। सीता डोरई स्वामी ये जल तरंग बजाती थी, यानी कि ऐसी बहनें जो हैं जिन्होंने कुछ क्या बहुत कुछ ऐसा किया है जिसके लिए आज हम उनकी चर्चा करेंगे। तो आज हम जल तरंग वादिका की बात करेंगे और बड़ा विलक्षण सा ये वाद्य यंत्र है ना। बिल्कुल, इतना अच्छा बजता है। और जल का एक अच्छा उपयोग हम कहते हैं कि ये होता है। एक तो जो मेघ है, जो बादल हैं, वही करते हैं उसका उपयोग। या फिर जल तरंग वादक करते हैं अच्छी तरह से। हाँ, तो ऐसा ही लगता है हमें तो। और इसके अलावा हम बात करेंगे सिंगल पेरेंटिंग की भी, यानी कि माता पिता यानी जो अभिभावक होते हैं 2 मिलकर होते हैं, उनमें से अगर एक नहीं है या एक ही है तो उसकी क्या दिक्कतें हैं और किस तरह से बच्चों की परवरिश पर उसका क्या असर पड़ता है और किस तरह से उससे हम बच सकते हैं, इन सब बारे में ढेर सारी चर्चा करेंगे। और भाई यही तो हम कह रहे हैं कि आज जो विश्व युवा कौशल दिवस है उसके बारे में क्या। भाई देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस जो है इसकी शुरुआत हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिसंबर 2014 में और 15 जुलाई 2015 को ये पहली बार मनाया गया और कहा गया कि भाई इसके बाद से हमेशा जब भी 15 जुलाई आएगी तो ये दिवस मनाना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि जब आ गई 15 जुलाई तो हमने मना लिया। और इसके मनाने का जो उद्देश्य है वो 15 से 24 वर्ष के युवाओं के बीच कौशल के प्रति यानी स्किल्स के प्रति यानी कुछ एक क्षमता या विलक्षण प्रतिभा के प्रति उनको जागरूक करना है, उनकी रुचि जगाना भी है। क्योंकि युवा जो होते हैं वही देश की ताकत होते हैं। जैसे नेहा है हमारे कार्यक्रम की ताकत आज, है ना। नहीं, आप लोगों के जो सपोर्ट हमें मिलता है, जो संबल मिलता है हमें, उससे युवा आगे बढ़ते हैं। और जो किसी भी देश की ताकत एक युवा हो सकते हैं और आगे बढ़ने की अगर उन्हें हम प्रेरणा देते हैं तो ये तो समाज का कर्तव्य है। साथ ही साथ अगर युवा आगे बढ़ते हैं तो देश भी आगे बढ़ता है, समाज भी तरक्की करता है। बिल्कुल। वैसे भी युवा अवस्था जो है, अगर हम उम्र की बात करें, जीवन की बात करें, तो ये जो अवस्था है, ये उम्र जो है वो सर्वाधिक ऊर्जावान अवस्था है। यानी कि सबसे अधिक हमारे पास शक्ति होती है शारीरिक रूप से देखें तो भी। और जाहिर है कि जब शारीरिक रूप से हम सक्षम होते हैं या बलवान होते हैं तो कुछ भी कर लेते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना, जैसे युवा अगर चाहे तो पहाड़ में से भी झरने फोड़ ले और नदियां बहा लें, तो कुछ ऐसी क्षमता रहती है। अगर एक बार ठान लें तो जरूरत है कि उनके कौशल को, उनकी कुशलता को उनको पहचानवाना कि आप ये कर सकते हैं और उनको एक सही दिशा देना। बिल्कुल, जो उनके अंदर गुण हैं उसे वो पहचान सकें और उसे आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। वैसे 2021 यानी इस साल में विश्व युवा कौशल दिवस की जो थीम है वो है युवा कौशल की पुनर्कल्पना महामारी के बाद। तो ये महामारी जो आई है इसमें बहुत सारे युवा हैं जो बहुत सारी परिस्थितियों से सभी को गुजरना पड़ा। ऐसा नहीं कि सिर्फ युवा गुजरे हैं। लेकिन ये बात जरूर है नेहा कि युवाओं की जो बात है ना, हम जो कह रहे हैं कि विकास का उनका समय होता है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके में अगर थोड़ा सा ठहराव आ गया तो कोई बात नहीं। एक प्रौढ़ावस्था के बाद अगर एक ठहराव आ गया तो कोई बात नहीं। इस वक्त जो होती है उम्र की अवस्था, उस समय एक एक पल जो है वो बहुत कीमती होता है। एक पल का भी, एक दिन का भी
यूं ही खाली चले जाना बड़ा मतलब भारी सा लगता है। और ये समय तो ऐसा हुआ कि बहुत लंबा दौर गुजर गया। तो इसके बाद किस तरह से वो अपने कौशल की पुनर्कल्पना करें, उसका सही प्रयोग क्या करें कि जो पुरानी क्षति हुई है या हमने जो गंवाया है, ये युवाओं पर ही सबकी निगाह टिकी हुई है कि वो किस तरह से उसको वापस ला सकेंगे या उसे पुनर्स्थापित कर पाएंगे, है ना? तो युवाओं के प्रति के ऊपर जैसे कि हमेशा एक जिम्मेदारी होती है कि वो आगे बढ़े। तो इसी तरह की जिम्मेदारियां बुआ जी, ऐसी जिम्मेदारी होती है कि भाई अब देखो बड़े हो गए, अब क्या करोगे तुम? ऐसा सवाल आता है, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे चलो, हम लोग पीछे पीछे हैं। तो बस वैसे भी बिल्कुल सबकी निगाहें होती हैं, एक उम्मीद बंधी होती है कि क्योंकि वही जो हमने बार बार कह रहे हैं कि एक असीम ऊर्जा का संचय होता है, उनके में झरना बह रहा होता है। तो ये जो असीम ऊर्जा है उसका उपयोग, सदुपयोग कैसे करें, तो ये सब हम लोग एक उम्मीद पर लोग लगे हुए हैं। और एक उम्मीद है और उसके साथ साथ युवा कौशल की पुनर्कल्पना महामारी के बाद किस तरह से होगी, ये इस बार की जो थीम है। तो वैसे भी युवाओं ने कई नई नई अच्छी अच्छी चीजें खोजी हैं, नए तरीके खोजे हैं काम के। कुछ ने अपने कौशल को पहचाना है। जो मान लीजिए अगर कोई खाना बनाने में अच्छा है तो उसने ऑनलाइन ये सुविधा शुरू की है कि वो लोगों तक खाना पहुंचाएंगे। वही कुछ युवा हैं जिन्हें पता चला कि भाई कोई ऐसा उनका साथी है जो खाना पहुंचा रहा है या ऐसा कोई काम कर रहा है जिसमें वो मदद कर सकते हैं, उन्हें उसकी जरूरत है, तो वो उनसे उन चीजों का ऑर्डर दे करके वो उसको मंगवा ले रहे हैं। तो यानी कि बिल्कुल सही तुमने कहा, यही हम भी कह रहे हैं नेहा, कि जैसे कि कोई बना रहा है, पहुंचा नहीं सकता, कोई पहुंचा सकता है, बना नहीं सकता। तो इन सबको मिलकर कुछ नया नया ये शुरू कर रहे हैं बच्चे, हमारे युवा। और इसी को आजकल की भाषा में अगर कहा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, यानी कुछ नया करना, बिल्कुल अनोखा करना। जैसे कि हम आजकल टैक्सी बुक कर लेते हैं, घर बैठे बैठे बुक कर लेते हैं, खाना मंगवा लेते हैं। तो ये सब युवाओं का सारी चीजें घर बैठे आ जा रही हैं और जो है साथ में काम कर रहे हैं और लोगों तक मदद भी आसानी से पहुंचा रहे हैं। तो कहते हैं भाई युवा चाहें तो दुनिया को बदल सकते हैं, चाहो तो। तो देखिए बुआ जी, अगर नहीं समझे हमें तो हमारा कुछ नहीं जाता है भाई। नहीं जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे हम दुखी होते थे बस, और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं जाता है। तो भाई यही तो हम कह रहे हैं, लेकिन हमारे साथी भी तो बहुत कुछ कह रहे हैं ना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भारत जैसे विशाल देश में जहाँ की अधिसंख्य आबादी गांव में निवास करती है, वहां पर कौशल, हुनर या कला की अत्यधिक संभावनाएं बनती हैं, जैसे हस्तकला, काष्ठकला, मिट्टी के खिलौने बनाना और ऐसी अनेक प्रकार की कलाएं हैं जिनका भारत से गहरा संबंध है। और आज के युग में जब डॉक्टर, इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती, तब ऐसे में कौशल विकास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां युवा अपने हुनरबाजी, कलाबाजी का परिचय देते हुए अपने शौक को व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे कि कठपुतली नृत्य, नाटक मंचन, लोक गायन, लोक वादन को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है, जब अपने इस प्रकार के शौक से अपने परिवार की आजीविका भी चला सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा है। एकदम सही बात आप कह रहे हैं, और यही तो हम भी कह रहे हैं कि भाई ये तो वर्ल्ड फेमस है कि हमारा देश जो है ना, वैसे भी यहाँ युवा जो है बहुत प्रतिभावान हुए हैं। और कहा जा रहा है कि 2020 तक में 64% जो हमारे देश की जनसंख्या है वो युवाओं की है। तो भाई 64% वो भी बिल्कुल ऊर्जा से भरी हो तो क्या बात है। तो जाहिर है कि ये इन्होंने जो बातें कही वो वाकई बहुत अच्छी हैं कि जो हमारे देश का हुनर है, नौकरी मिले या नहीं मिले, हमें फिर भी लगता है कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि अगर आप अपना काम चलाएंगे तो हो सकता है आप 2-4 लोगों को नौकरी में रख ले, है ना। तो वो क्या अच्छा होगा, बताओ। बिल्कुल बुआ जी, और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं, उन्हें काम मिल भी जाता है, उसके बावजूद उन्हें वो कहते हैं ना, सुकून नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि हमें अपने शौक की चीजें करनी है जी। तो वो सब छोड़ छाड़ के आ जाते हैं और अपने शौक की चीजें करते हैं, और कई बार क्या अक्सर ही सफल होते हैं, बहुत ही सफल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और केवल ऐसा नहीं है कि वो शौक के काम करते हैं, बल्कि कुछ लोगों का तो शौक भी ये होता है कि हम अपने साथ और लोगों को भी रोजगार दें, इसलिए भी ये काम करते हैं। बिल्कुल। तो ये तो अपनी अपनी रुचि की बात है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे, जल के उपयोग की तुम बात कर रही थी, घूमने पहले चलेंगे कि जल तरंग सुनेंगे? पहले जल तरंग सुनेंगे, फिर सुनते सुनते घूमने चले जाएंगे। तब तक हमारे सभी श्रोता में बताएंगे उन्हें विविधपुरा पहले जाना है कि मुंबई पहले जाना है। हाँ, ये तो कोई बता ही नहीं रहा है कि विविधपुरा चलेंगे। भाई हम तो आ गए विविधपुरा के बारे में बहुत सारी बात बताना चाह रहे थे, लेकिन ठीक है, फिलहाल तो हम बात कर लेते हैं सीता डोरईस्वामी की। ये जो जलतरंग वादिका, महिलाएं जब अपना कदम बढ़ाती हैं
तो क्या क्या नहीं कर जाती, ये इन्होंने साबित कर दिया। और जलतरंग वाद्य को इन्होंने अपनाया और उसे प्रसिद्धि भी दिलाई। सीता डोराईस्वामी की हम बात कर रहे हैं, जिनका जन्म 27 जनवरी 1926 को तिरुनेलवल्ली जिले के अदाचनी गांव में पुंपू गणपति अय्यर और मीनाक्षी अय्यर के घर हुआ था, और उन्हें प्यार से बोलते थे सीथम्मा। सीथम्मा उन्हें कहा जाता था। तो बड़ा प्यारा सा इनका नाम। माता पिता ने नन्ही सीता का संगीत के प्रति जब रुझान देखा, झुकाव देखा, तो बचपन में ही सीता को कर्नाटक संगीत सिखाने लगे वो लोग। और मतलब जब प्रयास होता है तो देखो कैसे रंग लाता है ये हुनर। सीता मात्र 10 साल की थी तब तमिलनाडु में पहले संगीत विभाग की स्थापना प्रोफेसर संबमूर्ति ने की थी, और इस छोटी सी उम्र में ही सीता को वहां का सदस्य चुन लिया गया। भाई बताइए, 10 साल की उम्र में इतना कोई कहीं सदस्य हो जाए, मतलब क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा होगा। और 1937 में वो चेन्नई चली गई साथ में, जब 10 साल की थी, और गुणी गुरुओं के सानिध्य में संगीत सीखने लगी। और 11 साल की थी तब उनको स्वर्ण पदक का सम्मान भी मिल गया, और ऐसा करने वाली पहली महिला प्रतिभागी थी वो, सबसे कम उम्र वाली। आज भी वो उनके नाम पर है ये रिकॉर्ड कि वो कम उम्र, इतनी कम उम्र में, इसके बाद तो किसी को भी नहीं मिला। और चेन्नई में जब वो संगीत सीख रही थी, उस दौरान जो भी विद्यार्थी संगीत के ज्ञान में आगे था, उन्हें चित्रवीणा या जल तरंग में से कोई एक वाद्य चुनना होता था, विकल्प होता था। और ऐसे में सीता ने जल तरंग को चुना। अब बताओ क्यों? उसके बारे में, इसका कारण उन्होंने ही बताया था। बुआ जी, हमें पता है आप हमसे ऐसे सवाल पूछेंगी, इसलिए हम सब पता करके आए हैं। हाँ, बोलो। उन्होंने इसके बारे में बताया था कि वो उस समय सिर्फ 10 साल की थी, और इस वाद्य में जो बर्तनों का इस्तेमाल होता था, तो उसे देखकर ऐसा लगता था कि बच्चों के खेलने वाले जो रसोई के बर्तन होते हैं वो वैसे ही दिखते थे। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा उसको देखकर, और उसमें पानी भरा होता था, तो ये उनको पहली ही नजर में उन्हें बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने इसे चुन लिया, यानी एकदम दिल तक पहुंच गया। और वैसे भी साथी हमारे जानते ही होंगे, वैसे जल तरंग बहुत कम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि इतना प्रचलित वाद्य यंत्र नहीं है। इसमें लाइन से अलग अलग आकार की कटोरियां, या अब तो चीनी मिट्टी के बाउल जैसे रख दिए जाते हैं, और उसमें पानी की मात्रा के हिसाब से उसमें स्वर निकलता है। और फिर 2 स्टिक छड़ी जो होती है, या यूं कहें लकड़ी जैसी होती है उसकी खास तरीके की, उससे दोनों हाथों में रख के और बजाया जाता है इसको। तो बेहद मुश्किल है, क्योंकि बाकी वाद्यों में फिर भी हमें पता होता है कि हम किस तरह से उन्हें ट्यून कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो पानी की मात्रा पर सब निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कम ज्यादा हुई तो मुश्किलें हैं। नहीं, कम ज्यादा हुई तो वैसे ही स्वर ऊंचे नीचे हो जाते हैं भाई जी। तो लेकिन सीता जी ने तो जल तरंग को ही चुन लिया। और शिक्षक इस वाद्य के लिए जो नियुक्त हुए थे, उन्हें लगता था कि विद्यालय में किसी भी बच्चे में इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है जो इस जल तरंग को सीख पाए। ऐसे में जब संस्थापक ने जोर दिया कि भाई जब इनकी रुचि है तो आपको सिखाना पड़ेगा। अब शिक्षक क्या करते, तब जाकर उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने कहा कि पहले हम इनकी परीक्षा लेंगे। अब नन्ही सीता की परीक्षा लेने का विचार हुआ, और फिर जब परीक्षा जो थी, कितनी मुश्किल थी जी। परीक्षा बहुत मुश्किल थी, क्योंकि जो शिक्षक थे उन्होंने जल तरंग को धीर शंकराभरणम इस राग में ट्यून कर दिया, जिसमें अलग तरह के स्वर होते हैं, कुछ शुद्ध, कुछ कोमल, इस तरह से उन्होंने राग की जो चलन होता है या एक खास पहचान होती है जिस स्वरों की वजह से, उसमें उन्होंने ट्यून किया जी। और उन्होंने नन्ही सीता से कहा कि वो उसे माया मालवा गौला में ट्यून करें, यानी कि दूसरे राग में उसे वो ट्यून करें, जो उसकी पूरी प्रकृति बदल दें। उनकी प्रकृति बदल दें। जैसे मान लीजिए उन्होंने अगर उसको शुद्ध राग किया हो, किसी को कोमल किया हो, तो वो सब उन्हें दूसरे राग के अनुसार बदलना था। और जब सीता ने ये कर दिखाया तो शिक्षक उनसे खुश हो गए, और उन्होंने उन्हें जल तरंग सिखाना शुरू कर दिया। क्या बात है। सीता डोराईस्वामी की 1.5 महीने की शिक्षा ही पूरी हुई कि उनके ज्ञान को देखकर ये कहा गया कि उन्हें संगीत की जितनी जानकारी है वो उनके पूरे संगीत शिक्षा के लिए पर्याप्त है। तो मतलब इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया, तो इतनी तल्लीनता से उन्होंने प्राप्त किया कि उनके ज्ञान को देखकर बिल्कुल। और उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए विद्यालय के संस्थापक जो थे उन्होंने उन्हें पहला जल तरंग भेंट में दिया था। क्या बात है। संगीत के साथ ऐसा साम रखने वाली, एकदम साम्यता रखने वाली, या यूं कहें कि संगीत के लिए ही वो जी, उनकी आत्मा जो है वो संगीत में ही रचती बसती थी जी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनके पति ने उनकी संगीत में रुचि को देखते हुए उन्हें आगे भी संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया और पूरा सहयोग दिया। और इस सहयोग का एक फायदा भी हुआ, लाभ ये हुआ कि सीता डोराईस्वामी ने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया,
और स्वर्ण पदक भी हासिल किया उन्होंने। क्या बात। और उसके बाद वो संगीत के साथ जुड़ी रही, लेकिन क्योंकि 14 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, उनकी 10 संतानें हुई, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने के कारण वो संगीत से कुछ वक्त के लिए या कहें कई सालों के लिए वो दूर हो गई। लेकिन एक बार फिर जब उनके एक विलक्षण पुत्र, जो वो भी संगीत से संबंधित थे, उनकी जब मृत्यु हुई तो सीता डोरास्वामी को उन्होंने झकझोर दिया उनकी मृत्यु ने, और वो बहुत दुखी हो गई थी। तो उस दुख से उबरने के लिए उन्होंने एक बार फिर से 41 साल की उम्र में संगीत में वापसी की, और बस वो लगी रही। 2013 तक वो जल तरंग को लुप्त होने से बचाने के लिए प्रयासरत भी रही। और भाई ऐसा है कि इसके लिए उन्हें कई पुरस्कार दिए गए, और फिर इस तरह से 14 मार्च 2013 को सीता डोरास्वामी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी नेहा बिटिया देखो, ऐसा लगता है ना कि ऐसी महिला के रूप में वो जानी जाती हैं, या मतलब ऐसा कोई भी करता है तो कितना हम उन्हें याद करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, सीता जी के बारे में तो ये कहा जाएगा कि जिन्होंने संगीत को आत्मसात कर लिया था, वो इसी के लिए जी, उसी के लिए चली गई दुनिया से। उसके साथ में रहती हुई संगीत के साथ उन्होंने अपनी सांसों को जिया। और बिल्कुल। क्या बात है, तुम कहीं जा रही हो क्या? बस ऐसे ऐसे बैठे कहीं निकल ना जाओ तुम। बैठे बैठे चले जाते हैं ना, ऐसे बारिश होती है, फिर बारिश में धीरे धीरे घूमने का मन करता है। नहीं, अरे भाई ये लड़कियों को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। ऐसा है, अभी तो मुंबई चलना है ना, चलो 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 चलो। तो मुंबई में बारिश में ऐसे घूम सकते हैं ना, अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। तो बारिश का तो भाई जवाब नहीं है, कभी भी हो जाती है। कभी भी हो जाती है, कभी भी बंद हो जाती है। तो बस तैयारी करके निकलना होता है। एक छाता, एक रेनकोट और 2-3 सूखे कपड़े भी। 2-3 सूखे कपड़े ऐसे आप रखें ताकि वो भीगे नहीं। पता चला वो भी भीगे साथ। जूते चप्पल भी आप ऐसे प्रयोग में लाएं जो प्लास्टिक के हों, वो भी भीगे नहीं, पानी में हम मतलब जिसमें जा सकते हैं, लेकिन सूख जाए और वैसा ना हो। बिल्कुल। तो मुंबई घूमने की बात कर रहे हैं, तो मुंबई को तो बोलते हैं कि भाई ये है सपनों की दुनिया, सपनों की दुनिया, समंदर की दुनिया, सितारों की दुनिया, न जाने क्या क्या कहा जाता है ना। और लोग यहाँ पर भाई काम की तलाश में आते हैं और फिर बस जाते हैं। पर हम चलते हैं उन जगहों पर घूमने के लिए जहाँ लोग आते हैं तो सिर्फ घूमते हैं। घूमने के लिए आना ही चाहिए। पहले तो हम मुंबई पहुंचने की बातें बता देते हैं कि भाई बड़े शहरों से सीधे तौर पर ये जुड़ा हुआ है। कई छोटे शहरों की ओर से जो गाड़ियां आती हैं, रेलगाड़ियां आती हैं, वो भी मुंबई से जुड़ती हैं। तो रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से आप मुंबई आसानी से पहुंच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ज़्यादा ठंडी नहीं पसंद है या ज़्यादा गर्मी, वो लू वाली गर्मी नहीं पसंद है, तो इस मौसम में भी आप मुंबई में घूमने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है। जी हाँ, बिल्कुल। दिसंबर के महीने में जहाँ लोग रजाई में बैठे होते हैं, यहाँ हम पंखा चला रहे होते हैं। यहाँ लोग ये सोच रहे होते हैं कि किसी तरह से थोड़ी सी ठंडी पड़ जाए तो हम स्वेटर पहन लें, और वो जो नए नए अच्छे अच्छे स्वेटर्स रखें, वो किसी तरह से बाहर निकलें। जी हाँ, लेकिन मुंबई आए हैं तो गेटवे ऑफ इंडिया यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, यानी कि ये जो रेलवे स्टेशन है, देखना तो आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। जी बिल्कुल। क्योंकि इसके अलावा आप कहाँ कहाँ जाएंगे ये हमको बता देंगे, लेकिन ये जो है अपने आप में ये स्टेशन ही देखने लायक होता है। इसकी खूबसूरती, इसकी भव्यता बेमिसाल है। और कभी भी जब मुंबई की बात होती है, फिल्मों में भी सबसे पहले यही दिखाया जाता है। तो ऐसा लगता है कि मुंबई पहुंच गए, तो यहाँ बिल्कुल जाना चाहिए, घूमना चाहिए। इसके अलावा एलिफेंटा केव्स जो है वो देख सकते हैं, जहाँ प्राचीन शिल्प का एक बेहतरीन नमूना आपको देखने मिलता है। त्रिमूर्ति है एक, लेकिन हाँ, क्या चीज है यहाँ पर? त्रिमूर्ति है एक वहाँ पर। ब्रह्मा विष्णु महेश की एक बड़ी सी पत्थर में उकेरी हुई एक प्रतिमा सी है, और बड़ी प्राचीन सी है। उसकी आभा बिल्कुल अलग है और बड़ा प्राचीन सा स्वरूप दिखता है। लेकिन हाँ, जो तुमने अभी कहा कि अभी आए आप, लेकिन अगर ज्यादा बारिश है और मौसम खराब है तो आप एलिफेंटा केव नहीं जा पाएंगे, वो गुफाएं नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो बारिश में अगर आते हैं तो और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। अच्छा, तो हम बता दें, जैसे कि जहांगीर आर्ट गैलरी आप जा सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जा सकते हैं, फिल्म सिटी जैसी कई जगह हैं जहाँ पर आप मित्रों के साथ पूरा पूरा दिन बिता लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर शॉपिंग करनी है तो कोलाबा कॉजवे है, लिंकिंग रोड है बांद्रा में, वहां भी आप जा करके मोल भाव के साथ अगर शॉपिंग करने का मन हो तो इन जगहों पर आप जा सकते हैं। हाँ, वो भी अपने आप में एक बड़ा मतलब क्या कहना चाहिए, बड़ा रोमांचकारी होता है, बड़ा मजेदार होता है। बिल्कुल। आधा वक्त उसमें कट जाता है कि वहाँ जो चीजें छोड़ी थी वो कैसे, वो बाद में यहाँ मिल गई कम में, या यहाँ कम में हमने जो चीजें ले ली
वो या पहले ज्यादा में ले लिया और या कम ले ली तो वो भी बहुत अफसोस होता है। या कभी हम सस्ता छोड़ के आते हैं, आगे फिर महंगा खरीदते हैं जानबूझकर, क्योंकि अब वापस जाने की पैर में ताकत नहीं है, तो आप फिर वहीं खरीद लेते हैं। तो ये सब चीजें तो हैं, लेकिन आप इसके साथ साथ कुलाबा जैसे तुमने सब बता ही दिया, घूमने वाली जगह है और सामान खरीदने वाली, लेकिन उसके बाद चलो थोड़ा दर्शन कर लिया जाए। धार्मिक स्थल की अगर हम बात करें तो सिद्धिविनायक मंदिर अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, महालक्ष्मी मंदिर है। हाजी अली आप जा सकते हैं, वो भी अगर बहुत ज्यादा पानी बढ़ा हुआ है और ज्वार आया हुआ समंदर में तो वो रास्ते बंद हो जाते हैं, तो हाजी अली की दरगाह भी आप दूर से बस देख पाएंगे, लेकिन आप जरूर समय निकाल कर आएं और अंदर तक जाएं। और इसी के साथ बांद्रा में एक प्रसिद्ध चर्च है और मुंबा देवी का दर्शन भी करेंगे। मुंबा देवी का नाम जैसे कहते हैं मुंबई की देवी है, और मुंबई जो नाम है मुंबा देवी के नाम से पड़ा है। और एक बात और है, सिद्धिविनायक में वो जो मूषक होता है ना, चूहा जो सवारी, उसके कान में कहते हैं कि जो अपने मन की या कोई बात हो तो कह दो, वो पूरी हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन ये बात कह रहे हैं तो दूसरा कान उसका बंद भी कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है उधर से निकल जाते हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगी बातें, तो ये करना बहुत जरूरी है। और साथ ही मुंबई में जो पगोड़ा है बौद्ध भिक्षुओं, मतलब वहां पर आप एशिया का बहुत बड़ा वो गुम्बद जैसा आकार बना हुआ है और बिना किसी सहारे के बना हुआ है, और वो देखने लायक है। वैसे तो ध्यान का स्थल है, उसमें जो मुख्य ध्यान का जो स्थल है, गर्भगृह जिसको कह सकते हैं, वहां आप नहीं जा सकते, लेकिन बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत है। और उसके आसपास जो खेलने वाले जो पानी वाले पार्क आदि हैं वो सब उसके पास में ही हैं। उसके लिए भी आप चले जाएं वहां और बड़े चले जाएं धार्मिक नहीं, बड़ों को भी, बच्चों को भी धार्मिक स्थल दिखाओ भाई, ऐसा थोड़ी है। मुझे लगा आप बड़ों को भी एकदम सुनहरा और लाल रंग में रंगा हुआ, इतना चटक, उसकी जो नक्काशी है वो इतनी खूबसूरत है, वो देखने लायक है। उसकी ऊंचाई बहुत सुंदर है और बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया है सब तरफ से उसको। और बाद में कभी आपको मौन रहने का मन हो तो विपश्यना के लिए वहां पर आए आप। बिल्कुल। और ये तो आप सागर के रास्ते से भी जाते हैं पगोड़ा, तो उस रास्ते से तो आप नहीं जाते, लेकिन सड़क मार्ग भी है, इसलिए आप किसी भी मौसम में जा सकते हैं। बिल्कुल। और मुंबई आए तो सागर किनारे तो जाएंगे ही जाएंगे। अभी हमने वो गाने में घुमाया तो गाने में तो घुमाया, गाने में तो हमने बहुत सारी चीजें घुमाई हैं। नहीं, ये बता दे अपने साथियों को कि ये मुंबई का ही किनारा था, ये जो हमने गीत सुनाया था अभी, रिमझिम गिरे सावन की, तो ये पूरा मरीन ड्राइव का पूरा इलाका है और बहुत खूबसूरत है। वहीं क्वीन नेकलेस है जिसको कहते हैं, अभी आगे बताते हैं। तो जुहू बीच भी आप जाइए, वो भी बहुत मशहूर है, लेकिन हम आपको ये कहना चाहेंगे भाई आक्सा बीच भी जाइए, गिरगांव चौपाटी भी जाइए, मरीन ड्राइव भी जाइए। और वो जैसे आपने कहा कि रात में क्वीन नेकलेस का नजारा मिलता है मरीन ड्राइव ही जो है वो रात में क्वीन नेकलेस हो जाता है, क्योंकि जब इसमें लाइट जल जाती है तो पूरा अर्धचंद्राकार वो हार जैसा दिखाई देता है, बहुत खूबसूरत। और सागर किनारे बैठ के आप सूर्योदय देखिए या सूर्यास्त देखिए, बड़ा ही अच्छा लगता है दोनों ही, तो वो आप देख सकते हैं। और अगर आप मुंबई आए हैं, बरसात के मौसम में आए हैं, तो बोरीवली के पास स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जाना बिल्कुल भी ना भूलें। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है बारिश के वक्त में भी, अच्छा लगता है ऐसे भी। 104 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है, उसमें बहुत सी चीजें देखने की हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यहाँ तरह तरह के पशु पक्षी हैं, तो बच्चों के लिए बोटिंग है। गांधी टेकड़ी में महात्मा गांधी जी का एक स्मारक बना हुआ है। टॉय ट्रेन है जिसका नाम वन रानी है। तो बड़ा तो हम कह रहे हैं कि ये असली घूमने वाली चीज है कि भाई टॉय ट्रेन जो है इस पे तो बैठने का मजा आ जाए, है ना। और यहाँ 2000 साल पुरानी कान्हेरी केव्स भी हम देख सकते हैं, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया है। और यहाँ तो घूमते घूमते समय का पता ही नहीं चलता है, नहीं पता चलता, बिल्कुल नहीं। वो जब तक निकालते हैं बाहर तब आना पड़ता है, वरना कोई बाहर नहीं आना चाहता है। तो भाई आप जरूर आए यहाँ पर, देखें, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति का बहुत खूबसूरत नजारा है, बहुत सारी हरियाली है, खूब घने घने पेड़ हैं, और हिरन तो ऐसे घूमते हैं जैसे कि बिल्कुल आपके साथी हो, आप ही लेकर इनको आए हैं साथ में, ऐसा लगता है। कभी कभी वो ऐसे बिल्कुल पास में आ जाते हैं। तो ये बड़े अच्छे प्रकृति के साथ, इसके साथ जब आप समझ रहे हैं कि हिरन है तो बड़े जानवरों के भी आने का खतरा रहता है, लेकिन बच के जाएं, ध्यान रख के जाएं और आनंद लें बस। जी। और इसके साथ साथ वर्ली में नेहरू सेंटर जा सकते हैं, जहां गुंबद के आकार का प्लानिटेरियम है, जहां अलग अलग तारों की बात आप जान सकते हैं। और बच्चों के लिए तो ये यादगार अनुभव बन जाएगा, साथ ही बड़ों के लिए भी। और यहाँ एक बड़ी अच्छी बात ये है कि यहाँ अलग अलग ग्रह की एक जगह बनी हुई है, जहाँ जाकर आप पता लगा सकते हैं कि भाई मंगल में आपका कितना वजन होगा या बुध में, तो इस तरह से अलग अलग ग्रहों में आपका क्या वजन होगा ये भी आप वहाँ पता कर सकते हैं। और पानी के अंदर कितना वजन होगा ये कैसे पता चलेगा? जब आप जाएंगे तारापुर वाला एक्वेरियम, वहाँ मछलियां हैं बहुत बड़ी बड़ी। हाँ, और कई अलग अलग समुद्री जीव भी हमें देखने मिलते हैं वहाँ पर।
और अब जब ये सारी बातें हो रही हैं तो फिर हम चिड़ियाघर ना जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। चलो चलो, कहाँ पर है ये भाईखला में है, वीर माता जीजाबाई भोसले चिड़ियाघर, जो 48 एकड़ के क्षेत्र में बना हुआ है। कई तरह के जानवर और पशु पक्षी यहाँ मिलते हैं, वहाँ आप रह सकते हैं। बीच में कुछ दिनों के लिए यहाँ पेंगुइन भी लाई गई थी, लेकिन अब वो शायद यहाँ नहीं है क्योंकि उनको मौसम उतना अनुकूल नहीं रहा। और इसके अलावा अगर आपको हरियाली वादियों में घूमना हो तो छोटा कश्मीर जो है वो एक सुखद स्थान हो सकता है। यहाँ हरी भरी वादियों में शांत झील के किनारे आप घंटों बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और आर्य मिल्क कॉलोनी गोरेगांव में है ये जगह। तो ऐसा लग रहा होगा कि मुंबई में बहुत सारी जगह है। कैसे एक और म्यूजियम है बहुत बढ़िया सा, बहुत खूबसूरत सा है, बताइए। वो भी भाईखला में कहीं है, बता नहीं पाएंगे, अभी नाम बताते हैं हम थोड़ी देर में। ठीक है, सोच रहे हैं तब तो तक। अभी जब तक हम एक गीत सुनवा देते हैं मुंबई का। लेकिन एक बात तो तुमने बताया ही नहीं। क्या? कि ये सब जगह घूमने के बाद आप समंदर के किनारे जब बैठते हैं, घूम लेते हैं, उसके साथ यहाँ पर बहुत बढ़िया सिनेमा का म्यूजियम भी है। अच्छा? जिसमें पूरे उसका इतिहास है। और यहाँ के जो सिनेमा घर भी हैं उनमें भी कई कई जगहों पर ऐसी खूबसूरत चीज़ें रखी हैं, नायाब चीज़ें हैं जिनको कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल अलग तरीके के हैं। और बीच बीच में बहुत बड़े बड़े पार्क हैं। तो और पृथ्वी थिएटर जैसी जगह भी जा सकते हैं जहाँ थिएटर का आनंद ले सकते हैं। बहुत सारे और भी स्टूडियोज हैं जहाँ आप देख सकते हैं, जा सकते हैं और फिल्म की शूटिंग आदि। और केवल यही नहीं, अगर आप रास्ते से भी गुजरते हैं तो दीवारों पर इतनी सुंदर सुंदर एक कहीं जैसे कि क्या कहना चाहिए, गवर्नर हाउस जो राज्यपाल का जो भवन है, उनकी दीवार पर बहुत लंबी दूरी तक वर्ली पेंटिंग की गई है और बहुत खूबसूरत लगती है। जिसको कहना चाहिए कि गेरुए रंग पर सफेद रंग से बनाई गई है, दीवार गेरुए रंग की है और उस पर सफेद रंग से बनाई गई है वर्ली पेंटिंग्स। और उसमें हमारे मुंबई के ही अलग अलग स्थानों को दिखाया गया है, चित्रित किया गया है, कलाकारों ने बनाया है। और जो भी स्टेशन है ना, उस पर भी जगह जगह दीवारों पर, सीढ़ियों पर इतनी सुंदर कलाकारी की गई है। और ये कुछ स्वैच्छिक संस्थाएं करती रहती हैं, सजाती रहती हैं मुंबई को। तो ये अपने आप में देखने लायक चीजें बिल्कुल। और जैसे आपने राज्यपाल के भवन की बात कही, इन दिनों तो क्योंकि कोरोना काल है तो ये अभी शुरू नहीं है, नहीं तो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर वहां भी एक सुविधा होती जहां आप उनके भवन में जाकर सूर्योदय देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही हम कहना चाह रहे थे, क्योंकि वैसे तो मुंबई के बाकी स्थानों से सिर्फ आप सूर्यास्त देखते हैं, लेकिन हाँ, राजभवन जो है उसमें जाने के लिए एक विशेष तरीके से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, अनुमति के बाद आप जाते हैं और वहाँ सूर्योदय देखा जाता है, क्योंकि वो समंदर के बिल्कुल किनारे पर है। ऐसे ही और बहुत सारे यहाँ पे हॉल हैं जहाँ पे नाटक होते हैं, उनकी भव्यता अलग तरह की है। एक जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो भी देखने लायक होती है ना। भाई देखने आएंगे तो यहाँ बहुत कुछ देखने के तो आइए, तो आप बिल्कुल आइए और काफी दिनों के लिए यहाँ रहिए, आइए आराम से। तो बम्बई नगरिया देखेंगे प्यारी बुआ जी, हम और आप चलेंगे साथ में घूमने। यही तो हम कह रहे हैं ना। और भाई देखो, ऐसा है ना कि यही हम नेहा कह रहे थे ना कि डॉक्टर भाऊ दाजी लाड म्यूजियम जो है वो मुंबई का सबसे पुराना म्यूजियम है और वाकई बहुत पुराना है, 1855 में बना। और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं, अपने आप में खजाना है खूबसूरत चीजों का। और वहाँ पर ये तक है कि मुंबई कैसे बना, अलग अलग जो द्वीप थे वो जुड़े और किस तरह से हुआ, मतलब सब चीज़ बड़े सुंदर तरीके से दिखाई गई है। मदुरई मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, उन सब की छोटे छोटे जो कहते हैं ना, जैसे म्यूजियम में चीज़ें रहती हैं तो वो सब वहाँ दिख जाती हैं। बहुत सुंदर है और अभी तक इसको वैसे ही सुसज्जित रखा गया है, मेंटेन है, बत्तियाँ जलती हैं और जो दीवारें वगैरह हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से ठीक से रखा गया है, देखने लायक। तो अब जब जैसे ही ये समय बीत जाएगा और ये सब खुलेगा तो आप और हम वहीं चलेंगे देखने के लिए, आप हमें दिखा दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ तो नहीं गए। और फिर रेस कोर्स कौन ले जाएगा? रेस कोर्स भी आप ले जाइएगा। धोबी तालाब का नाम भी लिया अभी गाने में, तो हमें याद है कि वहाँ भी हम देख सकते हैं जाकर के। और हमारे दोस्तों ने बहुत सारी फिल्मों में शूटिंग भी देखी होगी। मुन्ना भाई MBBS की बात करें तो वहीं बैठते थे संजय दत्त जब भी बड़े दुखी होते थे। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं। मुंबई अपने आप में बहुत अनोखा शहर है, वैसे भी औद्योगिक नगरी है हमारे देश की। और अब हम जब बातें कर रहे हैं औद्योगिक नगरी की, सारी बातें कर ली, लेकिन देखिए अब बात हमें करनी है सिंगल पेरेंटिंग की, है ना। मुश्किल काम है तो अभी घूम फिर के आगे घर ही आना पड़ता है, घूम फिर के। बिल्कुल सही बात है। और बच्चों का जो लालन पालन है ना, उन्हीं पर माता पिता का पूरा ध्यान लग जाता है ना नेहा। ऐसा लगता है कि बस जब बच्चे होते हैं तो माता पिता को लगता है कि बस अब पूरी जिंदगी तो यहीं सिमट कर आ गई इन्हीं बच्चों में।
बिल्कुल बुआ जी। और ऐसा लगता है कि वो माता पिता अपना जीवन का कई बार बहुत सी उनकी उम्मीदें रहती है, ख्वाहिशें रहती हैं, वो सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं। वो सारे काम अपने बच्चों को ध्यान में रखकर करते हैं कि भाई बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे बदलाव बच्चे के अंदर भी आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो ये है कि सिंगल पेरेंटिंग की अगर हम बात करें तो दो तरह से होता है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। सीधे सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पहला है तो बच्चे के माता पिता में से कोई एक दुनिया में जैसे नहीं है, या दूसरा कारण है कि माता पिता एक दूसरे से अलग हो चुके हों। तो ऐसे में जो भी बच्चे को पालता है, जिसको कस्टडी मिलती है, तो वही उसका लालन पालन करेगा। लेकिन बच्चे आमतौर पे जब कम उम्र के होते हैं तो माता को ये जिम्मेदारी मिल जाती है। बिल्कुल, क्योंकि माता के साथ बच्चा अच्छी तरह से रह पाएगा, उस वक्त उसे उसकी जरूरत है, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है। लेकिन कई मामलों में पिता भी अच्छी तरह से लालन पालन करते हैं, तो इसलिए किसी भी चीज को हम पूरी तरह से ये नहीं मानक नहीं बना सकते, क्योंकि अब बदलाव बहुत आया है। और हमारी जो बहनें हैं बहुत सारी इतनी ज्यादा अपने भविष्य के बारे में चिंतित है कि कभी कभी वो बच्चों को यूं कहें कि अपने रास्ते में बाधक मान लेती हैं, और फिर ऐसे में पुरुष को पालना पड़ता है, यानी पिता को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, और वो लेते भी हैं। कुछ में ज्यादा वो होता है, मातृत्व बन पिता में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये सिर्फ एक भावना की बात है कि किसके अंदर ज्यादा मातृत्व की भावना है। और अप्रत्यक्ष कारणों की अगर हम बात करें तो ये भी दो तरह से हो सकते हैं। जैसे कि अगर माता पिता काम के सिलसिले में अलग अलग शहरों में रहते हो, तो फिर बच्चा किसी एक के साथ ज्यादा वक्त बिताता है, और आमतौर पर यहाँ पे माओं के साथ रहते हैं, के पास रहता है, और फिर माँ जो है अकेली वो पिता की भी भूमिका निभाती है, बच्चों को परवरिश उनकी करती हैं, देखभाल अच्छे से करती हैं। तो ये सब जिम्मेदारियां तो कई तरह की हो जाती हैं, लेकिन करती हैं। और जो दूसरा कारण अप्रत्यक्ष कह सकते हैं, वो इन दिनों युवाओं में देखने के लिए मिल रहा है बहुत ज्यादा, कि वो शादी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चों को गोद लेना उन्होंने शुरू किया है। तो वो अकेले ही एक सिंगल पेरेंट बन जाते हैं, तो अपने या सरोगेसी के जरिए वो माता या पिता बन जाते हैं, और या फिर वो गोद ले लेते हैं छोटे बच्चों को और उनका लालन पालन करते हैं। तो यानी कि आप बायोलॉजिकल आपके बच्चे भी हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल ना हो तो भी आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। अब बहुत सारी संभावनाएं, या यूं कहें कि बहुत तरीके की परिभाषाएं आ गई हैं, माता की, पिता की, बच्चों की भी। बिल्कुल। तो अब आप समझ गए कि कितना ये क्या कहना चाहिए कि बहुत सारी इसमें शाखाएं दर शाखाएं हो गई हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे कारण कोई भी हो, अगर माता को अकेले पालना पड़ रहा है या पिता को, दोनों ही स्थिति में दिक्कत तो जो पाल रहा है उसको भी होती है, और जो दूर है उसको भी कहीं ना कहीं होती ही होगी। और तीसरा है जो बच्चे हैं, उनका जो भविष्य है वो बड़ा अंधकार में हो जाता है, या बच्चे परेशान हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि एक ही व्यक्ति पूरी दोनों जिम्मेदारियां निभा रहा है, नहीं तो दो अलग अलग व्यक्ति दो जिम्मेदारियां निभाते हैं तो वो किसी तरह से काम भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी बोझ ज्यादा होते जाता है, जिसका असर लालन पालन में ना सही पर किसी न किसी तरह से व्यवहार में जरूर झलकेगा। और वो जब व्यवहार में झलकता है तो वो जो साथ में जो बच्चा रह रहा है उसके प्रति भी व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आएगी, या तो अनुशासन बहुत ज्यादा कड़ा अनुशासन होगा, और या तो बहुत ज्यादा ढील दी जाएगी, या उसका जो चिड़चिड़ापन अपना जो है अपनी जिंदगी के प्रति जो परेशानियां हैं, तनाव है, वो बच्चे के साथ निकलेगी या बच्चे के ऊपर निकलेगी। तो जाहिर है कि अगर घर में कोई भी, अगर दो ही सदस्य हैं तब तो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, वैसे भी 10 भी हों तो अगर 2 भी परेशान हैं तो पूरा घर प्रभावित होता ही है। तो ले दे के आप समझ ही रहे हैं कि अगर माता या पिता जो भी है, अगर सिंगल पेरेंटिंग है तो प्रभावित तो होते हैं बच्चे। और ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी जो हमारी अभी सामाजिक स्थिति जो है वो इस तरह की नहीं है कि जिसमें सिंगल पेरेंटिंग बहुत आम बात हो। तो बहुत से लोग, बहुत कम अनुपात में लोग ऐसे हैं जो सिंगल पेरेंटिंग कर रहे हैं, या यूं कहें कि समाज उन्हें स्वीकार कर रहा है। तो ऐसे में भी बच्चे के आसपास के जो लोग हैं या दूसरे बच्चे जिनसे वो मिलता जुलता है, उनके पास दोनों माता और पिता दोनों ही हैं। तो ऐसे में बच्चा भावनात्मक रूप से अपने आप में वो ये इन चीजों का आकलन कर सकता है कि सिर्फ उसके या उसके पिता उसके पास नहीं, या उसकी माता उसके पास नहीं है। इस बात का वो शायद हो सकता है कि जो जिनके साथ वो रह रहा है उन्हें वो नहीं बताता, बिल्कुल नहीं बताता, और कहीं ना कहीं वो मन में उसको ये दुख है, या यूं कहे कि जख्म सा हो जाता है, और उसको अंदर खुद ही झेलता रहता है, उसके घाव और गहरे होते जाते हैं, और कहीं ना कहीं उसके में हीन भावना की ग्रंथि एक बनती जाती है। और जो बात है कि सच बात है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपनी तकलीफ को कह नहीं पाते। कुछ होते हैं तो वो कहीं ना कहीं रोष गुस्से में निकालते हैं, तो कहीं कहीं हिंसक भी हो जाते हैं बच्चे।
तो कारण इन सब चीजों का ये भी हो जाता है कि वो बच्चा कहीं ना कहीं वो कमी महसूस कर रहा है अपने घर में या अपने जीवन में उस चीज को। और कई बार उसे ये पता भी नहीं चल पाता, ऐसा भी होता है कि बच्चे को या तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि उसके अंदर कौन सी ऐसी भावनाएं हैं जो कड़ुआहट पैदा कर रही हैं। तो उसे ये नहीं समझ में आता है कि वो अपने जब मित्रों के यहाँ जाता है और दोनों को देखता है, माता पिता दोनों को देखता है, तो उससे परेशान, उसे भावनात्मक रूप से हो रही है, वो परेशानी हो रही है कि क्या हो रही है, क्या है, ये उसे खुद नहीं समझ में आता है। नेहा देखो, ये ऐसी बात ना कि जब बड़े नहीं समझ पाते, जब हम कभी कभी बहुत तनाव में होते हैं और मतलब क्या कहना चाहिए, जो झुंझलाहट सी होती है, हर समय चिड़चिड़ापन होता है, हम खुद नहीं समझ पाते। हम हमेशा यही सोचते हैं कि सामने वाले ने ऐसे किया था इसलिए ऐसा हो गया। हम कभी आकलन नहीं कर पाते, फिर तो बच्चे बच्चे ही हैं। तो ये जो है, इसके लिए कुछ और बहुत सारी जरूरत है जिनके हमें और गौर करना होगा। तो बुआ जी देखिए, ये बात जो हमने सुन ली और आपने जो बातें हमें बताई थी कि जब सिंगल पेरेंट हो तो बच्चों पर बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात फिर हम लोग जैसा कि शुरू से ही कह रहे हैं कि बच्चों का जो मुस्तकबिल है, भविष्य है, अभी बनना है, बन रहा है, अभी उनकी नींव पड़ रही है। तो उसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींव की ईंट जो है वो मजबूत होना और सुव्यवस्थित होना होती है, तभी इमारत बुलंद होती है और बड़ी खूबसूरत बन के आती है। तो ये जो बड़ा नाजुक सा समय है, इसके लिए ध्यान रखें। कारण कोई भी हो, नेहा देखो, हो सकता है कि हमारी गलती हो, कोई भी, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, माता हो या पिता हो, गलती हो, लेकिन अगर आपने एक निर्णय ले लिया है, अगर संभावना है उसको सुधारने की, तो तुरंत सुधार लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं सुधार सकते उसको या परिवर्तन नहीं ला सकते उसमें, तो उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। और बार बार उसके बारे में फिर आप ग्लानि न करें, अपने मन में गिल्ट न रखें। मतलब एक निर्णय जो आपने ले लिया उसमें आप डटे रहें। जो अगर आपको बदलना है वो निर्णय, तो आप जितनी जल्दी बदल सकते हैं बदलें, या बदलना आपके हाथ में नहीं है तो उसे भूल कर आगे बढ़िए। लेकिन एक चीज और जो यहाँ ध्यान देने की है वो ये कि जब आप सिंगल पेरेंट हैं तो जरूरी नहीं कि आप हर एक चीज, हर सुख सुविधा इकट्ठा कर सकें अपने बच्चे के लिए। आप ऐसा सोच सकते हैं या आप कर भी सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आप बच्चे के साथ अगर ज्यादा वक्त नहीं बिता रहे हैं तो वो उसके लिए भावनात्मक रूप से बाद में परेशानी ला सकता है। तो इसलिए उसके साथ ज्यादा वक्त बिताएं। बिल्कुल, जैसा तुमने कहा, ये बिल्कुल सही बात है। यही हम कह रहे हैं कि आप सारे संसाधन जुटाने से बेहतर है कि आप अपना समय उसको दें। आपको लग रहा होगा कि हो सकता है हम ये झुंझुना उसे पकड़ा दें तो बच्चा भूल जाएगा। नहीं, आपकी अगर उसे जरूरत है तो वो आप ही पूरी कर सकते हैं, कर सकती हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो समय देना जरूरी है, और वो भी बहुत गुणवत्तापूर्ण समय देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं और अपना मोबाइल देख रहे हैं या टेलीविजन देख रहे हैं और बच्चे से कहते हैं बैठे तो हैं तुम्हारे साथ। तो भाई ऐसा नहीं है। कृपा करके बच्चों से खूब बातें करें, उनके मन की निकालने की कोशिश करें, उनके मन को समझने की कोशिश करें, पढ़ने की उनको कोशिश करें। और जितना ज्यादा आप उनके साथ बैठते हैं या समय बिताते हैं, उससे आपको पता चलता है कि आपके बच्चे किस स्थिति में, मनस्थिति में होते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं। बिल्कुल। तो मान लीजिए वो परेशान हो या किसी और को, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वो किसी और के घर में कुछ देखते हैं और उन्हें लगता है कि अरे ये चीजें हमारे पास नहीं है, हाँ, नहीं तो है वो अगर ऐसा महसूस करते हैं तो उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन दिखेगा। शायद वो दुखी हो, बिल्कुल, या कुछ वक्त के लिए चिड़चिड़ाएं, या हो सकता है आप ही से बात करना ना चाहें, कट रहे हो आपसे ना, होता ना कि अवॉइड करना, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा बैठिए तो समय तो दीजिए, तो उसके हाव भाव देखें, या खाने में वो क्या नहीं छोड़ रहा है। कभी कभी होता है कि जो पसंद की चीज है उसको भी बड़े उससे मतलब इग्नोर कर देता है, उतना उत्साही नहीं रह जाता है बच्चा। तो ये सारी चीजें ध्यान दें। और बच्चे को माता पिता दोनों बखूबी समझते हैं। ऐसा ना समझे कि माँ समझती है पिता है आप, तो आप सोचें कि आपने पल्ला झाड़ लिया, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहली बात तो नेहा ये कि आप अपने मन में कोई भी इस तरीके की हीन भावना ना रखें, क्योंकि उसका असर बच्चे पर पड़ेगा। दूसरा ये कि अधिक से अधिक समय गुजारें। और इसके साथ साथ एक बात और है, अगर आपको जरा भी ये लगता है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है या आप ठीक से उसे हैंडल नहीं कर सक रहे हैं और बच्चा भी बिगड़ रहा है या कुछ ठीक नहीं लग रहा है आपको जैसा आप चाह रहे हैं, तो मनोवैज्ञानिक से मिलें। बिल्कुल बुआ जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और अब तो घड़ी कह रही कि भाई आप लोग यहाँ से जाएं, मुंबई में घूमें, या कहीं विविधपुरा के बारे में मैं आपसे बातें सुनना चाहती हूँ। चलो। तो अब सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं सभी को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।
सखी सहेली।